हम्म। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं तुगलकाबाद में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बनी हुई हैं आम आदमी पार्टी से डॉक्टर फरहीन मलिक, जो कि दिल्ली प्रदेश की संगठन सचिव हैं एवं प्रभारी दक्षिण दिल्ली से हैं, दक्षिण दिल्ली लोकसभा से हैं। उसके साथ ही पूर्व में सदस्य रह चुकी हैं दिल्ली महिला आयोग की। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे जिस तरह से आम आदमी पार्टी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर और जिस तरह से मुद्दे उठ रहे हैं महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, गरीब जनता जो परेशान हो रही है उसके लिए कोई बातचीत नहीं करता, आम आदमी पार्टी किस तरह से उनका सहयोग कर रही है। तो आज हम ऐसे ही कुछ विषयों को लेके इनसे चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने बताया अभी कि आप दिल्ली आयोग की सदस्य रह चुकी हैं, तो उस पद पर रहकर आपने क्या क्या कार्य किए? वो एक मेरा ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत यादगारें रही हैं। उससे मेरा 3 साल का कार्यकाल था। श्रीमती स्वाति मालीवाल जी के साथ मैंने काम किया 15 से 18 के बीच में। और जब हमारे 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट हुई तो मुझे ये जानकर एक बहुत प्राउड फील हुआ कि मैंने इन 3 साल में लगभग 16,000 महिलाओं के दुख दर्द को दूर करने की, और अगर दूर नहीं करने की तो कम से कम समझने की कोशिश की और अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश की कि मेरे पास जो भी महिला अपना दुख दर्द लेकर आती थी तो उसको मैं किस तरह दूर कर सकूं और आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर सकूं। मतलब फाइल वर्क के थ्रू काम करने तो खैर करना ही होता था, लेकिन मुझे खुशी जब होती थी जब मैं उस फाइल से अलग हट के कोई फ़ोन करके, कोई अपने पर्सनल एफ़र्ट्स डाल के शाम को 5 बजे के बाद रुक कर, अगर उसका कोई काम रुका हुआ है उसकी वजह से रुक कर जब मैं वो काम करके आती थी तो मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलती थी। और उसमें उस कार्यकाल के दौरान मैं 2 चीज़ों की प्रभारी थी। एक तो रेप सेल की जो हमारा दिल्ली महिला आयोग का था, और दूसरा एसिड अटैक के जो विक्टिम्स थे, जो सर्वाइवर हैं दिल्ली में, उस सेल की मैं प्रभारी थी। तो क्योंकि ये जो एसिड अटैक के केसेस होते हैं उसके जो सर्वाइवर्स हैं उनसे मुझे एक दिली लगाव था, या उनकी तकलीफ़ को मैं अंदर तक महसूस करती थी। तो उससे जुड़े हुए मेरे कई यादें हैं, कई चीज़ें हैं, उनसे मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ। वो आज क्या क्या कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, उनके ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उनके कॉम्पनसेशन के लिए भी मैं बहुत दौड़ी हूँ, किसी को कॉम्पनसेशन के लिए, किसी को ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि देखिए सरकार का ये कानून है कि जो ये एसिड अटैक के या बर्न के जो सर्वाइवर हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री होगा, लेकिन एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं है पब्लिक में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कि उनको ट्रीटमेंट फ्री देना है। तो कई बार वो उनको चार्ज करते थे। तो उनके फ्री ट्रीटमेंट कराने के लिए मुझे जो काम करने पड़ते थे उसे मैं मतलब बिना थके और बिना रुके करती थी, और जब उनके काम हो जाते थे तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। एक छोटा सा इंसिडेंट अगर मैं आपको बताऊं, शाम का टाइम हो रहा था और एक लड़का हमारे ऑफिस में आया। उसे किसी ने बताया कि तुम वहाँ चले जाओ। वहाँ आया और वो बहुत थका हुआ था, मेरे रूम में आया और वो रोने लगा। कहने लगा, मैडम मेरी 2 बहनों के ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया, और हम वहीं उनका वो पश्चिमी दिल्ली के थे, पश्चिम बिहार के आसपास के, तो वहाँ पर वो ट्रीटमेंट करा रहे थे। तो उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए और वो जो घर का सोना था उसे गिरवी रखने जा रहा था। तो किसी ने उससे कहा कि तुम यहाँ चले जाओ। उसे बहुत ज़्यादा दिल्ली महिला आयोग के बारे में पता नहीं था। तो मैंने उसी टाइम उसकी कंप्लेंट लिखवा कर उसकी फ़ाइल बनवाई, और फाइल बनवा कर मैंने उस प्राइवेट हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर को तुरंत फ़ोन लगाया, मेरी लॉयर ने। और शायद पहली बार लाइफ में मैं ऐसे गुस्से से बोलती नहीं हूँ, मैं अपने बोलने पर बहुत कमांड रखती हूँ, लेकिन उसकी दुख तकलीफ़ देखकर मैं मतलब बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मैंने उनके मेडिकल डायरेक्टर से बात की और मैंने उनसे कहा कि आपको मालूम नहीं है कि आपको फ्री ट्रीटमेंट देना है? तो वो पूरा उनका डिपार्टमेंट हिल गया और उन्होंने कहा, मैडम हमें थोड़ा टाइम दीजिए। अगले दिन तक उन्होंने जो उसके पैसे लगे थे, 70-80 हज़ार रुपये लगे थे, वो उन्होंने वापस कर दिए और फिर वो उनका ट्रीटमेंट फ्री करने लगे। लेकिन जैसा आप जानते हैं उन्होंने हमारे प्रेशर में फ्री तो कर दिया, लेकिन वो क्वालिटी ख़त्म हो गई। तो फिर एक नोएडा में प्लास्टिक सर्जन थे, उनसे मैंने बात की। उन डॉक्टर साहब
से बात की, उन्होंने कहा मैडम आप मेरे पास भेज दीजिए। तो वो दोनों बच्चियां फिर उनके पास जाने लगीं। तो मैं उनके भाई के लगातार कांटेक्ट में थी, वो तकरीबन 2-4 दिन में एक बार फ़ोन करके मुझे बता देते थे। तो उन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा आपने इतना अच्छा काम किया है, मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम कुछ नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं आपको एक एप्रिसिएशन लेटर तो ज़रूर दूँगी। तो मैंने अपने लेटर हेड पर उनको एक एप्रिसिएशन लेटर दिया। तो जो हमारी एसिड वॉच सेल की शाहीन है, वो ये सारा देखती थी, हमारी कोऑर्डिनेटर थी। तो उन्होंने मुझे बताया बाद में कि मैडम आपने जो वो लेटर दिया है वो उन्होंने फ्रेम करके अपने केबिन में लगाया हुआ है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मेरे लेटर को इतनी वैल्यू देंगे। मैंने उनके काम को वैल्यू दी, उन्होंने मेरे लेटर को वैल्यू दी। तो समाज में अगर हम किसी की मदद करने चलें तो रास्ते निकल आते हैं। जी मैम, जैसे अभी आपने एक स्टोरी बताई एसिड अटैक की, तो एसिड अटैक होते हैं और उसके लिए कोई भी सख्त कानून नहीं है। जो एसिड अटैक जो करता है उसको कोई सख्त कानून दिया जाए। यहाँ तक कि एसिड जो अटैक होता है तो उसके लिए जो एसिड यूज़ किया जाता है उसकी बिक्री पर भी रोक नहीं है। चलो जिसकी कहानी आपने बताई वो पर्सन आपके पास आया इत्तेफाकली और आपने उसकी हेल्प करी, लेकिन हर लड़की या जो भी इससे जूझ रहा है, जो इससे परेशान है, जिसको एसिड अटैक हुआ है, उसको आप जैसी महिला नहीं मिल पाती है। तो नहीं लगता है आपको ऐसा सख्त कानून होना चाहिए जिससे इस तरह के मामले आगे संज्ञान में आए ही नहीं? मैडम बहुत सख्त कानून है, बिक्री पर बिल्कुल सख्त रोक है। अगर किसी को ये ख़रीदना है एसिड, उसे बाकायदा अपना आईडी प्रूफ देना होगा, उसके बाद ही वो ख़रीद सकता है। इसके बाबत हमारे दिल्ली महिला आयोग ने, जब मैं 3 साल के कार्यकाल में थी, हमने एसडीएम और डीएम सबको नोटिस देकर बुलाया और उनसे बात की कि क्योंकि हमने एक स्टिंग किया, हम लोग ऑफिस के हमारे लोग ऐसे ही ख़रीदने गए एसिड और उनको मिल गया। 30-32 बोतलें हमारे ऑफिस ने दिल्ली से ले ली अलग अलग पार्ट से। उसके बाद हमने उस पर सख्त एक्शन लेते हुए सबको बुलाया और उनसे एसडीएम्स वगैरह, क्योंकि उनके अंडर आता है ये, वही बात आ जाती है। कानून हमारे यहाँ है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम इसके बाद से नहीं बिकेगा। तो कानून ये है कि आप बिना आईडी दिखाए एसिड ख़रीद भी नहीं सकते हैं, इतना सख्त कानून है, लेकिन मिलता है। कल ही मेरी मेड मुझसे कह रही थी कि मैडम वो तेज़ाब से आप ये हार्पिक यूज़ करते हो, तेज़ाब से करवाया करो तो देखो ये कैसा अच्छा हो जाएगा। मैंने क्या मिलता है? बड़े आराम से मिलता है। क्योंकि मैं सरप्राइज़ रही, मैंने कहा तुम्हें मिलता है? उसने कहा हाँ मिलता है। मैंने कहा अच्छा मुझे ला कर देना। तो मैं एक अपनी तरफ से स्टिंग कर रही हूँ, पता चल जाएगा वो लेकर आती है या नहीं। मैम आज हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के रूप में पूरा साल हमने मनाया और अब इसका उद्यापन करने के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन अगर बात महिलाओं की या बेटियों की करें तो आज भी उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना सब होने के बावजूद हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत काल में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी बेटी या बहन, मैं कहूँ मेरी 2 बेटियां हैं, मैं अपनी बेटी को अगर उसे शाम हो जाती है आने में तो मैं उसे 10 फ़ोन करती हूँ, बेटा कहाँ है, क्या है, ऊबर से चलो, ऑटो छोड़ ही दिया, ऊबर से चलो ताकि मैं ट्रैक कर सकूँ। जबकि पढ़ी लिखी मेरे बच्चे हैं, समझदार हैं, लेकिन देखिए इनसिक्योरिटी हर माँ बाप में है, हर बच्ची में है। वही बात आ जाती है। देखिए कोई सरकार, कोई एजेंसी कितना भी सर मार ले, जब तक सोसाइटी से चेंज नहीं आएगा, जब तक हर माँ अपने बेटे को ये नहीं समझाएगी कि तुझे सड़क पर चलने वाली हर महिला की इज़्ज़त करनी है, तब तक हम इसी तरह, मैं एक माँ होते हुए मैं भी डरती रहूँगी। जब मैं यंग थी तब मैं भी डरती थी निकलने से पहले, अब अपनी बेटियों के लिए डरती हूँ। तो जब तक हम समाज में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक ये पूरी तरह, अब आप देख लीजिए यूरोप में मेरी बेटी यूएसए गई है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। अब मैं उससे नहीं पूछती कि बेटा तू आ गई या नहीं आ गई। और वही मेरी बेटी जब दिल्ली में कहीं जाती थी तो मैं 10 बार फ़ोन करती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ की सोसाइटी इवॉल्व हो गई है। वो महिला सुरक्षा पर बात करती है, महिला सुरक्षा को देखती है। सड़क पर जाने वाली महिला, आप ये देखिए ये सड़क, यही सड़क जब अंधेरा होने से पहले मेरे लिए सेफ़ है, वही सड़क रात को 12 बजे और 1 बजे के बाद मेरे लिए उस सड़क पर दरिंदे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो हमारे बीच से ही आ रहे हैं।
हमें एज ए सोसाइटी इवॉल्व करना होगा, एज ए सोसाइटी हमें आगे बढ़ना होगा। तब तक मैं नहीं समझती कोई कानून, कोई सरकार, कोई एजेंसी, कोई सज़ा इन दरिंदों को रोक पाएगी। मैम 2015 में जब केजरीवाल सरकार की सरकार बनी थी, उस टाइम उन्होंने वादा किया था कि वो अगर जीत जाते हैं इलेक्शन में तो 500 स्कूल्स बनवाएंगे, 20 कॉलेजेस बनवाएंगे, लेकिन उनका वादा तो वादा ही बना रह गया। नहीं नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। देखिए, ये बात हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने खुद भी ट्वीट करके कही है और उन कई प्लेटफॉर्म पर भी ये बात बताई है कि 500 स्कूलों की जगह मिलने में जो प्रॉब्लम थी। आप जानते हैं कि दिल्ली जो है 3 एजेंसीज से चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, MCD और दिल्ली सरकार। जो ज़मीन का विभाग है वो दिल्ली सरकार के पास है ही नहीं। स्कूल बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन जब मिलेगी नहीं तो फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंक सोची गई कि हम जो एग्जिस्टिंग हमारे पास स्कूल हैं उन्हीं में हम कमरे बढ़ा दें ताकि हमारी कैपेसिटी बढ़ सके। तो आज जब दिल्ली में जितने दिल्ली सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है वो 500 स्कूलों के बराबर ही है। एक बार MCD हमारे पास आने दीजिए, फिर आप देखिए कि जो ज़मीन जब पास आ जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह नहीं दी, मिली ही नहीं जगह। जब हमारे पास लैंड है ही नहीं तो हम कहाँ से उसे यूज़ करें। तो उसके लिए क्या एक तरकीब निकाली कि रेलवे कंटेनर को मोहल्ला क्लिनिक में बदल दिया। अब वो कंटेनर रखा है, मूवेबल है, वो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें क्लिनिक भी चल रही है। जब उसे हटाने को कहेंगे वो हट जाएगा। तो इस तरह से तमाम बंदिशों, तमाम रुकावटों, तमाम अड़चनों के बाद भी दिल्ली सरकार काम करती चली गई। और ये मेरे कहने से नहीं है। आप कहें मैं तो दिल्ली सरकार के कार्यकर्ता हूँ या पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, तो मैं अगर बोलती हूँ तो मेरे बोलने के आप मत महत्व दीजिए। लेकिन आप सड़क पे जाने वाले किसी भी व्यक्ति से जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने या लेने जा रहा है, उस माता पिता से बात करके पूछिए कि क्या वो खुश हैं। और अगर वो खुश हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मैम, आपने अभी क्लिनिक की बात करी, मोहल्ला क्लिनिक की। मोहल्ला क्लिनिक तो आपने बना दिए, चाहे वो कंटेनर में बनाए या किसी पार्क में बनाए, लेकिन उसके आसपास जो गंदगी इकट्ठी होती है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। क्या वो नई बीमारियों को जन्म नहीं देती? देखिए, आपने कहीं देखा ज़रूर होगा जब भी आप बोल रही हैं, तो अब अगर मैं बोलूँगी तो फिर ये हो जाता है कि हम सब आक्षेप डाल रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं, आप जानते हैं, दिल्ली वाला हर आदमी जानता है कि सफाई किसकी ज़िम्मेदारी है। सफाई MCD की ज़िम्मेदारी है। अब हम अपने तौर से या तो मैं खुद ही झाड़ू और वो लेके साफ़ कर दूं तो सही हो जाएगा, नहीं तो जिस एजेंसी की ज़िम्मेदारी वो अपने का। MCD पूरी तरह फ्लॉप है। अभी कल ही एक उनका बहुत बड़ा, अगर आपने पता हो, एक घोटाला सामने आया है कि जिस एजेंसी को उन्होंने कर इकट्ठा करना था उसने 1 साल दिया औना पौना, उसके बाद दिया ही नहीं। और उससे किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम टोल टैक्स दे क्यों नहीं रहे हो। मतलब एक तो होता है गबन करना, एक आटे में नमक होता है और एक नमक में आटा। MCD ने नमक में आटा मिलाया, इसी वजह से वो इतने डरे हुए हैं कि इलेक्शन कराने से भाग रहे हैं, बच रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता पूरी तरह मन बना के बैठी हुई है। जिस दिन इलेक्शन हो गया उस दिन आपको पता चल जाएगा कि MCD का रिज़ल्ट किसके हक़ में जाएगा। तो मैम, विपक्ष का ऐसा कहना है कि केजरीवाल सरकार जो है वो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है। महिलाओं के लिए बस फ्री, लोगों के लिए बिजली फ्री, जल बोर्ड का पानी फ्री। लेकिन इन सब चीज़ों को फ्री करने की वजह से ये सब चीज़ें घाटे में जा रही हैं। DTC घाटे में जा रही है, दिल्ली बोर्ड घाटे में जा रही है, BSES घाटे में जा रही है। फिर भी केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे दिल्ली का बजट बहुत फ़ायदे का बजट हम दे रहे हैं। तो कैसे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे हैं। अगर वो बजट के बारे में वो ये बोल रहे हैं कि हमारा बजट फ़ायदे में है, इतना बड़ा स्टेटमेंट वो बिना आंकड़ों के नहीं बोल सकते। ये बोलने के लिए उन्हें आंकड़ों का सपोर्ट चाहिए। तो बजट फ़ायदे में है ये तो पक्की बात है। अब आती है ये जो एक टैग दिया गया है, ये जैसे मैं टैग बोलती हूँ, एक स्लोगन चलते हैं, फिर वो मीडिया में चलते हैं, फिर वो लोगों के दिमाग में घुसाए जाते हैं। असल में देखिए, ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि आम आदमी पार्टी का जो कद बढ़ता चला जा रहा है उसको किसी भी तरह रोकना है। गुजरात के रिज़ल्ट आप देख लीजिएगा जब इलेक्शन होगा। दूसरा,
जब श्रीलंका का जब ये फ्लॉप हुई इकोनॉमी, तो एकदम लोगों ने उसको कंपेयर किया कि हमारे यहाँ भी सब कुछ वही हो रहा है केंद्रीय स्तर पर जो कि वहाँ पर हो रहा था। तो सरकार डिफेंसिव मोड में आ गई। उन्होंने एक ये रेवड़ी कल्चर ऐसे ही देते हैं, वो उनके ये कॉइन चलते हैं, टर्म कॉइन करते हैं, बस फिर वो मीडिया और जनता उसी में उलझी रह जाती है। तो ये उन्होंने एक टर्म कॉइन किया। अब आप मुझे ये बताइए कि फ्री बिजली, फ्री पानी पर हमारे एमएलए, हमारे सांसद जितने, उनका तो हक है, लेकिन एक आम आदमी का हक नहीं है। हम डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन एक आम आदमी को सुविधाएं ना मिल जाएं, वो नमक पे भी टैक्स दे, वो आटे पे भी टैक्स दे, उसको कहीं से एक छोटी सी राहत, एक छोटी सी आशा की किरण ना दिख जाए कि कहीं से। अब मैं आपको बताऊं, देखिए मैं क्योंकि औरतों से मिलती रहती हूँ, एक घर से 2 औरतें कमाने जा रही हैं, उनके 10-10, 20-20 यानी 50 रुपये एक दिन के बच गए। कितनी बड़ी उनके लिए राहत है। बिजली का बिल हम तो दे सके, हमारा बिजली, हम एसी चलाएंगे तो हमारा आएगा, हमें देना है, लेकिन एक गरीब आदमी जो 200 यूनिट में सरवाइव कर लेता है, आप उससे पूछिए वो कितना खुश है जब उसे बिजली का बिल नहीं देना होता। पानी का 10-10 हज़ार का हमने बिल भरा है यहीं का, जब हमने ये ख़रीदा। उसके बाद पानी का बिल नहीं देना, वो एक आम आदमी जिसको अब आटे पे टैक्स देना है, वो तो बहुत खुश है। अब मैं आती हूँ सरकारों वाली बात पे। एक आम आदमी को तो आप छोटी सी चीज़ भी मत दीजिए, लेकिन अब तक 10 लाख करोड़, अगर मैं आपको बोलूं जब नोटबंदी हुई थी तो हमारे देश में 12 लाख करोड़ की करेंसी थी। ये मैं सिर्फ आपको क्यों कंपैरिजन दे रही हूँ, ताकि हम समझ सकें कि ये अमाउंट कितना बड़ा है। जिस पूरे देश के पास 15 लाख करोड़ रुपया था, उस देश, गरीब देश ने के प्रधानमंत्री ने अपने अमीर अंबानी, अडानी और जो कुछ भी हैं, उनके 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया। अब वो 10 लाख करोड़ कहाँ से आएंगे? वो आपकी और मेरी जेब से ही निकलेंगे। इतने वर्षों पहले जब विजय माल्या देश छोड़कर भागे थे, तब वो 9,000 करोड़ लेकर गए थे, 9,000 करोड़। तो उस टाइम हिसाब लगाया गया था कि विजय माल्या देश के प्रत्येक व्यक्ति, मेरा, आपका 70 रुपया लेकर भागे हैं। 9,000 करोड़ जब बने थे, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति का 70 रुपया लेकर विजय माल्या भागे थे, और वो तो सिर्फ 9,000 करोड़ थे। उसके बाद तो निकले चले आ रहे हैं। और ये जो आपने अभी पढ़ा होगा, ये तो देखिए कितनी खूबसूरती से उस चीज़ को दबा दिया गया। न किसी ने बात की, न मैंने सुना, ना आपने सुना, ना हमने बात की। जो अभी ये कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसकी तो किसी को पता भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिला के 10 लाख करोड़ का तो कर्जा ही माफ़ हो गया। वो 10 लाख करोड़ कहाँ से जाएगा? वो तो मैं ही दूंगी, आप ही देंगे। एक गरीब आदमी देगा, एक मज़दूर देगा जो 500 रुपये एक दिन का कमा के लाता है, और वो आटे पे भी टैक्स देकर आएगा, वो नमक पे भी टैक्स देकर आएगा, उनकी जेब से जा रहा है। तो पूरी तरह से गरीब विरोधी नीतियां रही हैं सरकार की। और अगर कोई गरीब को कुछ देना चाहे तो उसको डिस्करेज करने के लिए रेवड़ी कल्चर नाम की चीज़ बना दूँ। मैम, आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पे बात करती है, लेकिन जो महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती चली जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी के पास में काम धंधा नहीं है, इस मुद्दे पे बात ही नहीं करती, ऐसा क्यों? देखिए, बराबर मुद्दा उठा रहे हैं, बराबर हम इस पर मुद्दा उठा रहे हैं। और अभी 16 तारीख को हम इस पर एक करने जा रहे हैं प्रदर्शन, बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं बेरोज़गारी के ऊपर और महंगाई के ऊपर। ये बिल्कुल रीसेंट है, शायद इसलिए आपको मालूम नहीं होगा। 16 तारीख में बहुत बड़ा प्रदर्शन हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा दिल्ली का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस पर जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाला है। तो बात करी हमने डॉक्टर फरीन मलिक से, जैसा कि हमने इनसे सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि वो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही हैं, तो इनका जवाब बहुत सही जवाब दिया इन्होंने कि आम जनता को अधिकार क्यों नहीं है फैसिलिटीज़ के साथ जीने का। अगर आम आदमी पार्टी उनको फैसिलिटी दे रही है, फ्री बिजली की सुविधा दे रही है, बसों में यात्रा करने की महिलाओं के लिए थोड़ा सा अगर वो फ्री कुछ कर रही है, तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
विपक्ष के बारे में मैं आपको बता दूं, बीजेपी जो है, जब उनके दोस्त यार मोदी जी के दोस्त वगैरह हैं वो करोड़ों का घोटाला करके देश से भाग जाते हैं तब उनको तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर आम जनता को थोड़ी सी राहत आम आदमी पार्टी द्वारा दे दी जाती है तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है।